सोचिए जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक औरत का जन्म लेना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के उस दौर की जहां एक रानी ने इतिहास लिखने की हिम्मत दिखाई। लेकिन मर्दों की इस दुनिया में एक सवाल हवा में तैर रहा था। एक ऐसा सवाल जो सबकी सोच को हिलाकर रख देता। क्या कोई औरत उस सिंहासन पर बैठ सकती थी जिसके लिए हजारों मर्द अपनी जान लुटाने को तैयार बैठे थे? उसी जमाने के एक इतिहासकार ने रज़िया के बारे में बस एक लाइन लिखी, लेकिन क्या लाइन थी वो? एक ऐसी लाइन जिसमें उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी जिंदगी का दर्द, सब कुछ सिमट गया था। साल था 1236। दिल्ली सल्तनत पर जैसे एक गहरा सन्नाटा पसर गया। सुल्तान इल्तुतमिश नहीं रहे और उनके जाते ही सल्तनत का भविष्य भी एक अंधेरे कुएं में जा गिरा। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस इतने बड़े साम्राज्य को अब संभालेगा कौन? सुल्तान इल्तुतमिश अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में थे। देखिए, एक तरफ तो थे उनके बेटे जिन्हें सल्तनत की फिक्र से ज्यादा शराब और शबाब की फिक्र थी, और फिर दूसरी तरफ थी उनकी बेटी रज़िया, जिसकी आंखों में एक शासक वाली चमक थी और इरादे वो तो फौलाद से भी मजबूत थे। और फिर इल्तुतमिश ने वो किया जिसकी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने अपने बेटों को नजरअंदाज करके अपनी बेटी को अपना वारिस चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें रज़िया की आंखों में वो चिंगारी दिखी थी जो पूरी दिल्ली को रोशन कर सकती थी। लेकिन दिल्ली का दरबार इतना सीधा साधा नहीं था। वहां सिर्फ सुल्तान का हुक्म नहीं चलता था, वहां एक गैंग था, 40 तुर्की सरदारों का, तुर्क-ए-चहलगानी। ये लोग खुद को सल्तनत का असली मालिक समझते थे और इनके लिए एक औरत के सामने सिर झुकाना, अरे, मौत से भी बुरा था। इन्हें तो एक कमजोर, एक कठपुतली बादशाह चाहिए था ताकि लगाम हमेशा इनके ही हाथ में रहे। तो जैसे ही सुल्तान ने आंखें मूंदी, इन 40 सरदारों ने उनकी आखिरी इच्छा को पैरों तले रौंद दिया और तख्त पर बिठा दिया उनके सबसे नालायक बेटे को। नतीजा, दिल्ली की गलियों में जहां जश्न होना था, वहां अब डर और चीखें गूंज रही थी। आम लोग जुल्म की चक्की में पिस रहे थे। लेकिन रज़िया वो चुप बैठने वालों में से कहाँ थी। उन्होंने एक ऐसा दांव खेला जो किसी के दिमाग में भी नहीं आया होगा। वो अमीरों का दरबार छोड़कर सीधा पहुंच गईं जनता की अदालत में। जुमे का दिन था। रज़िया ने लाल कपड़े पहने जो उस जमाने में इंसाफ मांगने का प्रतीक होता था, और मस्जिद के बाहर खड़ी होकर उन्होंने सीधा दिल्ली के लोगों से अपना हक मांगा। और उस दिन दिल्ली ने इतिहास को बनते हुए देखा। लोगों की आवाज में इतनी ताकत थी कि महल की दीवारें तक हिल गईं। दिल्ली की जनता ने अपनी सुल्तान को खुद चुना। ये सिर्फ एक औरत की जीत नहीं थी, ये शायद उस जमाने में आवाम की ताकत की पहली झलक थी। तो रज़िया सुल्तान तो बन गईं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली जंग तो अब शुरू होनी थी। अब लड़ाई सिर्फ दुश्मनों से नहीं थी, लड़ाई उस पूरी सोच से थी जो एक औरत को तख्त पर देखने को तैयार ही नहीं थी। तो रज़िया ने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले उन जंजीरों को तोड़ा जो समाज ने औरतों पर डाल रखी थी। पर्दा हटा दिया और मर्दों की तरह शाही कपड़े पहनकर दरबार में आने लगीं। देखिए, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐलान कि वो एक सुल्तान है, किसी की बेटी या बहन बाद में। फिर रज़िया ने एक और धमाका किया, ऐसा धमाका कि तुर्की अमीरों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने एक गैर तुर्की जमालुद्दीन याकूत को एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। ये एक सीधा सीधा मैसेज था कि अब सल्तनत में काबिलियत की कद्र होगी, खानदान या नस्ल की नहीं। रज़िया का हर फैसला दुश्मनों की लिस्ट में एक नया नाम जोड़ रहा था। अब महल के अंधेरे कोनों में तलवारें नहीं, साजिशें तैयार हो रही थीं। एक ऐसी खतरनाक साजिश जो रज़िया को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती थी। भटिंडा से लाहौर तक सल्तनत के बड़े बड़े गवर्नर रज़िया के खिलाफ एक हो गए। इन सब का मकसद बस एक था कि किसी भी तरह इस औरत को तख्त से हटाओ ताकि वो अपनी दुकानदारी फिर से चला सकें। पर उनका सबसे बड़ा हथियार तलवारें नहीं थी, नहीं, उनका सबसे खतरनाक हथियार था जहर, जुबान का जहर, अफवाहें। उन्होंने रज़िया और याकूत के बारे में ऐसी ऐसी झूठी और गंदी बातें फैलानी शुरू कर दी जिनका एक ही मकसद था, रज़िया के किरदार को दागदार करना, ताकि वो जिन लोगों की सुल्तान थी उन्हीं की नजरों में गिर जाए। साजिश करने वाले एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि जब तक रज़िया दिल्ली में है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि दिल्ली की जनता उसकी ढाल बन के खड़ी थी। तो उन्होंने एक जाल बिछाया, एक ऐसा जाल जो रज़िया को दिल्ली से दूर खींच ले, एक ऐसी जगह जहां वो अकेली पड़ जाए। और उनका ये जाल काम कर गया। भटिंडा में बगावत की खबर फैली और रज़िया को अपनी फौज लेकर दिल्ली छोड़नी पड़ी। लेकिन जंग के मैदान में उसे दुश्मनों से बड़ा धोखा अपनों से मिला। उसके सबसे वफादार साथी याकूत को मार दिया गया और रज़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। सोचिए, जो कल तक दिल्ली की सुल्तान थी, आज वो अपने ही एक गवर्नर की कैदी थीं। किला मुबारक की ऊंची दीवारें अब उसका महल नहीं, उसका कैद खाना थीं। लेकिन रज़िया ने अभी तक हार नहीं मानी थी। कैद में रहते हुए भी उसने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। उसने अपने ही दुश्मन, जिसने उसे कैद किया था, अल्तुनिया, उसी से शादी कर ली और उसे इस बात के लिए मना लिया कि वो दोनों मिलकर दिल्ली पर हमला करेंगे और तख्त वापस लेंगे। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली के पास उनकी फौज हार गई और साल 1240 में कैथल के पास इतिहास की उस सबसे बहादुर रानी की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। वो एक ऐसा सितारा थी जो पूरी तरह चमकने से पहले ही बुझ गया। तो रज़िया तो रास्ते से हट गई। अब सवाल ये है कि क्या उन तुर्की अमीरों को वो मिल गया जो वो चाहते थे? क्या दिल्ली में अब सब ठीक हो गया, या कहानी ने एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया था? रज़िया की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत सल्तनत नहीं रही, एक खेल का मैदान बन गई। इन तुर्की अमीरों ने तख्त को मजाक बना दिया। वो सुल्तान बनाते थे और जब मन करता उसे मरवा देते थे। सुल्तान तो बस नाम के थे, कठपुतलियां जिनकी डोर इन अमीरों के हाथ में थी। और इससे ना एक बात शीशे की तरह साफ हो गई। ये लड़ाई कभी मर्द और औरत की थी ही नहीं। ये लड़ाई थी ताकत की, पावर की। उन अमीरों को कोई मजबूत शासक नहीं चाहिए था। उन्हें तो बस एक ऐसी कठपुतली चाहिए थी जो उनके इशारों पर नाचे, चाहे वो कोई भी हो। तो आखिर में एक सवाल आज भी वहीं खड़ा है, रज़िया की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसका औरत होना, या उसका एक ऐसी शासक होना जो किसी के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं थी? भले ही इतिहास की किताबों में उसे कुछ पन्नों में समेट दिया गया हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी गूंजती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।